नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। भारत निर्माण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक संकल्प लेते हुए 2014 में पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया पहल, और इसका उद्देश्य था कि भारत को कैसे वैश्विक विनिर्माण के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि नए द्वारों को कैसे खोला जाए या युवाओं तक रोजगार पहुंचाया जाए या उद्योगों को कैसे एक नई दिशा दी जाए। हम कह सकते हैं कि विश्व मंच पर भारत की छवि को सुधारने के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया। अब इसी तिथि को यानी 25 सितंबर 2024 को इस पहल को किए हुए 10 वर्ष पूरे हो गए। अब ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ये पहल, इसकी क्या उपलब्धियां रही, इस पहल में क्या कहीं कमियां रह गई, उन सारे पक्षों को देखने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये समझेंगे कि वास्तव में मेक इन इंडिया पहल क्या थी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन शुरुआत से पहले आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हमारी सभी शाखाओं में हो रही है और इसके लिए कुछ शाखाओं में शुरुआत हो भी चुकी है, चाहे वो करोल बाग की हमारी शाखा हो, प्रयागराज, जयपुर, लखनऊ या इंदौर की शाखा हो। तो एक बार समय पर गौर कर लेते हैं और तिथियों पर गौर कर लेते हैं। करोल बाग में हमारे इस बैच की शुरुआत हो चुकी है सुबह 11:30 बजे से। प्रयागराज में जेएस फाउंडेशन बैच की तिथि 3 अक्टूबर है, जब ये प्रारंभ हो रहा है सुबह 11:15 बजे से। जयपुर में इसकी तिथि की अगर बात करें तो 7 अक्टूबर है, 8 बजे से। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है, सुबह 11:30 बजे से। इंदौर शाखा में इसकी शुरुआत हो चुकी है, इन सबके लिए एडमिशन प्रारंभ है। अब सबसे पहले वीडियो के चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। तो चर्चा के बिंदु हमारे क्या है, खबर चर्चा में क्यों है, इस पक्ष को समझने के बाद हम मेक इन इंडिया पहल की एक सरसरी निगाह के तौर पर इस पहल के बारे में देखेंगे। उसके बाद इसके प्रमुख स्तंभ क्या थे, मुख्य रूप से फोकस किस बात पर था, क्या वो उद्देश्य थे जिसको लेकर इस पहल को शुरू किया गया था, उसको देख लेंगे। कौन से प्रमुख कदम उठाए गए जिसके तहत इसमें क्या क्या उपलब्धियां रही। ऐसा नहीं है कि कोई भी पहल अगर की जाती है तो अगर उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तो पूर्ण रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, लेकिन उस दिशा में बढ़ाए गए कदमों के ऊपर एक नजर डालना होता है। कुछ कमियां जो रह जाती हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो उपलब्धियों पर भी हम ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक विश्लेषण के तौर पे कुछ हम डेटा आपके सामने रखेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो खबर यही है कि 10 साल पूरे हुए हैं मेक इन इंडिया को, और इसी वजह से ये एक बार फिर से इसकी प्रासंगिकता को लेकर, इसकी उपलब्धियों को लेकर आपके परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी मेक इन इंडिया पहल की, और भारत को वैश्विक निर्माण का केंद्र बनाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। 10 वर्ष पूरा हुआ, अर्थात एक दशक पूरा हुआ, इसके कारण हम इसकी चर्चा को आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, जो मेक इन इंडिया पहल थी, मेक इन इंडिया पहल का मतलब ही था कि हम जो विनिर्माण का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग का जो फील्ड है, उस पर हम कैसे भारत को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि विश्व में जो वैश्विक मंच है उस पर भारत की छवि बेहतर हो सके, आर्थिक क्षेत्र में नए द्वार खुल सके, उद्योगों को नई दिशा मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, रोजगार का सृजन हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो काम किया गया, इसका जो उद्देश्य था, इसके केंद्र में जो बात थी वो था कि निवेश को कैसे सुविधाजनक बनाया जाए, क्योंकि जब तक कहीं भी निवेश नहीं होगा तो वहां पर व्यापार की प्रगति नहीं होगी। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो था कि निवेश को सुविधाजनक बना दिया जाए, आसान बना दिया जाए, और इसीलिए जो सेज का कॉन्सेप्ट है उसको और भी विस्तारित किया जाए, ताकि किसी को भी अगर निवेश करना हो तो उसको बहुत ज्यादा कानूनी दांवपेच का सामना ना करना पड़े, आसानी से चाहे भारत के अंदर के लोग हों या भारत के बाहर के लोग हों, वो निवेश कर सकें। तो निवेश के एक अनुकूल माहौल बनाने का इसके माध्यम से प्रयास किया गया, और साथ ही साथ नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार क्या होता है? नवाचार का मतलब कि नई तकनीकी हो गई, कोई नया विचार हो गया, अगर उस विचार को लेके उस नई तकनीक के माध्यम से आप चीजों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, विनिर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उस चीज को भी यहां पर प्रोत्साहित करना इसका एक लक्ष्य था कि नवाचार को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, और नवाचार को बढ़ाने के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र को स्ट्रांग किया जाएगा। तो यह भी इसकी एक कोशिश थी। साथ ही कौशल विकास को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य था कि अगर कोई स्किल है आपके अंदर तो उस स्किल को कैसे हम, एक सामान्य श्रम होता है और उसको कैसे स्किल्ड श्रम में बदला जाए, अर्थात उसमें कैसे हम कुशलता को बढ़ा सके ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो इसको भी लक्ष्य में रखा गया। और बौद्धिक संपदा की रक्षा, अगर आप कोई आविष्कार करते हैं, कोई आपका विचार है, तो उसको कैसे कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए, पेटेंट के माध्यम से, हम कह सकते हैं कि वो ट्रेडमार्क के माध्यम से या कॉपीराइट के माध्यम से, तो उसको कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करना बौद्धिक संपदा
का जो अधिकार है उसको बढ़ावा देना, यह भी इसका लक्ष्य था। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं होगा, अच्छा बुनियादी ढांचा नहीं होगा, तब तक व्यापारिक प्रगति जो है वो बहुत तेज या अच्छी गति से आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसके केंद्र में इसको भी रखा गया कि कैसे विनिर्माण जो क्षेत्र है उसमें बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाए, इस उद्देश्य को लेते हुए इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें कुछ टारगेट रखे गए। कोई भी अगर पहल होती है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, तो उसमें कुछ टारगेट होता है। इसका उद्देश्य यह था कि विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि दर है उसको 12 से 14% तक बढ़ाया जाएगा। दूसरा उद्देश्य यह था कि 2025 तक ये टारगेट रखा गया कि 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित किया जाएगा, और साथ ही साथ 2025 तक ही जो जीडीपी में विनिर्माण का योगदान है उसको 25% तक बढ़ाना, इसके लक्ष्य को तय किया गया। अब इस लक्ष्य में कितनी सफलता मिली, क्या हुआ, ये हम आगे देखेंगे। अब ये सारी चीजें जो तय की गई वो कैसे बेहतर हो सकती हैं, तो इसके लिए व्यापार करने में आसानी पर बल दिया गया। वो अनुकूल वातावरण जिसकी अभी मैंने पहले बात की, उसकी कोशिश की गई। इसके लिए स्टार्टअप और स्थापित उद्यमों के लिए, कारोबारियों को काम करने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया जाए, इस पहल के केंद्र में यह बात थी। साथ ही बुनियादी ढांचे की बात मैंने आपको बताई ही। इसी पहल के तहत जितने भी औद्योगिक गलियारे हैं वो बनाए जाने शुरू किए गए। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, उस पर भी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो पंजीकरण की प्रक्रिया है, पंजीकरण की प्रक्रिया ही अगर बहुत ज्यादा जटिल होगी तो ये नवाचार जो होते हैं उनको बढ़ावा नहीं मिल सकता। तो इसको आसान किया गया जिससे कि नवाचार और अनुसंधान को और ज्यादा इंकरेज किया जा सके। बौद्धिक संपदा जैसा कि मैंने बताया उसको मजबूत करने की बात की गई, और साथ ही साथ जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कुछ क्षेत्रों का विस्तार किया गया, कुछ नए क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया, जैसे रक्षा हो गया, बीमा हो गया, चिकित्सा उपकरण हो गया, निर्माण हो गया, रेलवे हो गया। इन क्षेत्रों में भी अब एफडीआई के लिए दरवाजे खोल दिए गए। तो ये कुछ पहल की गई मेक इन इंडिया के माध्यम से, और ये इस बात को दर्शाता है कि यहां एक नई मानसिकता के साथ इस पहल को लॉन्च किया गया। इसके पीछे जो मानसिकता काम कर रही थी वो ये थी कि सरकार ने खुद को नियम बनाने वाले से सहयोग देने वाले के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, एक ऐसी इमेज बिल्डअप करने की कोशिश की कि हम सिर्फ नियम बनाने वाले नहीं हैं बल्कि हम सहयोग करेंगे, आप यहां पर निवेश करें जिससे कि हमारे विनिर्माण को हमारे गति मिल सके। साथ ही साथ उद्योगों के साथ मिलकर देश की आर्थिक प्रगति में हम कैसे भागीदारी बढ़ा सके। 5 वर्ष तक ये पहले चरण में ये चली, दूसरे चरण में फिर हम देखते हैं मेक इन इंडिया 2 के नाम से इसको 27 इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में और विस्तारित किया गया इस योजना को। इस प्रकार इसने अपना एक 10 वर्षीय कार्यकाल पूरा किया है। अब इस पूरे कार्यकाल के ऊपर हम एक सरसरी निगाह डालेंगे और देखेंगे कि इसका यह सफर कैसा रहा। अब देखिए, इसमें अगर प्रमुख कदमों की बात करें तो इसमें एक प्रमुख कदम के तहत जो उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं ये शुरू की गई। बेसिकली जो पीएलआई होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, अर्थात इसके माध्यम से जो 14 प्रमुख क्षेत्र थे उसमें विशेष रूप से जो विनिर्माण है और निर्यात है उनको इसमें जोड़ा गया। विनिर्माण और निर्यात से जुड़े हुए 14 प्रमुख क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया, और इसमें यह कोशिश की गई कि जो पीएम गति शक्ति योजना है इसके माध्यम से दूसरा जो बिंदु है इसके अंतर्गत कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी ढांचे को और बेहतर किया जा सके, और उसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, चाहे वो जल मार्ग हो, चाहे वो वायु मार्ग हो, चाहे वो थल मार्ग हो। इसी के लिहाज से 7 ऐसे इसके मुख्य रूप से पीएम गति शक्ति में 7 ऐसे हम कह सकते हैं कि स्तंभ हैं, जैसे आपका रोड हो गया, बंदरगाह हो गए, रेल कनेक्टिविटी होगी। इसके माध्यम से कैसे मल्टी लेवल जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि कनेक्टिविटी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक व्यापार में प्रगति नहीं हो सकती है। तो उत्पादन से जुड़ी जो पीएलआई योजनाएं हैं उसको इंकरेज किया गया। पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से हम कह सकते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंतर्गत 2021 में कार्यक्रम लॉन्च किया गया, सेमीकंडक्टर अच्छे इकोसिस्टम के निर्माण के लिए, जिसके अंतर्गत की सेमीकंडक्टर और साथ साथ जो डिस्प्ले होते हैं उसके निर्माण के लिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति बनाई गई। एनएलपी की बात यहां पर आती है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक क्या होता है, तो देखिए लॉजिस्टिक का मतलब कि किसी भी चीज अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें परिवहन होगा, परिवहन के साथ उसकी पैकेजिंग होगी, भंडारण होगा, उसका वितरण होगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं को मिला के लॉजिस्टिक नीति जो होगी वो जितनी बेहतर होगी उतने ही आसान तरीके से उसका परिवहन होगा, उसकी पैकेजिंग होगी, उसका भंडारण होगा। तो इसमें यह कोशिश की गई कि इसको बेहतर बनाया जाए, और ये जितना बेहतर होगा उसी आधार पर जो लॉजिस्टिक की लागत होती है वो कम से कम हो पाएगी, और जितनी कम लागत होगी मुनाफा उतना बेहतर होगा। सिंपल सा उदाहरण आप समझिए, किसी चीज को अगर हम ले जाने में ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे तो सस्ती चीज भी
अगर उसमें हम 100 रुपए का पेट्रोल खर्च कर देते हैं तो उसका दाम महंगा हो जाएगा, वो महंगी बिकेगी। और जब उसको परिवहन सस्ता होगा, भंडारण सस्ता होगा, पैकेजिंग सस्ती होगी, तो उस चीज का दाम कम होगा। और अंतरराष्ट्रीय रूप से अगर हम देखें तो दूसरे किसी दाम में अगर सेम चीज आपको कम रेट पे मिलेगी तो आप कम रेट की चीज को खरीदना प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए जो लॉजिस्टिक नीति है उसमें यह कोशिश की गई कि इसकी लागत को जितना कम रखा जाएगा उससे हम प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। और 2030 तक ये टारगेट रखा गया कि जो LPI होता है अर्थात लॉजिस्टिक लागत इंडेक्स होता है, उसमें भारत को विश्व के शीर्ष 25 देशों में शामिल कराना, इसमें एक लक्ष्य रखा गया था। तो इसको भी बेहतर करने की कोशिश की गई। औद्योगिकरण और शहरीकरण का भी प्रयास किया गया ताकि बुनियादी ढांचा बेहतर हो सके। और इसी के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा का कॉन्सेप्ट आया और इसके माध्यम से साथ ही साथ जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर स्टार्टअप इंडिया पहल की बात करें, यह भी एक इसके अंतर्गत था ताकि जो नए नवाचार हैं उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। कर सुधार भी इसके अंतर्गत ही हम देख सकते हैं एक प्रमुख कदम के रूप में। कर सुधार के माध्यम से भी इस व्यापार जो है हमारा, जो विशेष रूप से जो विनिर्माण का क्षेत्र है उसको बेहतर करने की दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण, इसका अहम रोल माना जाता है। वैसे ही यूपीआई से भी जो लेन देन है वो आसान हुआ, इसको भी एक हम सुधार के रूप में देख सकते हैं। और वैश्विक रूप से देखें तो 46% इस समय यूपीआई जो है अपनी भागीदारी कर रहा है। तो ये इसके तहत लॉन्च किया गया जो यूपीआई है वो अपनी महत्ता को बताता है कि वैश्विक रूप से अगर 46% इसका योगदान है तो इसके इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वो उपलब्धियां रही, तो इसकी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद हम इसके विश्लेषण पक्ष की तरफ भी चलेंगे। तो देखिए, अगर कोविड का समय आपको याद होगा, कोविड के समय जो टीकाकरण प्रोग्राम हो रहा था उस टीकाकरण में इस पहल के तहत ही जो कोविड-19 के समय जो टीकों की वैश्विक आपूर्ति है उसमें भारत ने 60% तक टीकों की आपूर्ति की, जो कि मेक इन इंडिया पहल के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। वैसे ही जो वंदे भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं इस समय, 50 से ज्यादा रेलगाड़ियां इस समय वंदे भारत चल रही हैं, 50+ हैं। और अगर सेवाओं की बात करें तो 100+ सेवाएं इसके द्वारा दी जा रही हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि स्वदेशी अर्ध उच्च गति वाली रेलगाड़ियां हैं और ये मेक इन इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा रक्षा उत्पादन की अगर बात करें तो INS विक्रांत का जो निर्माण हुआ वो भी मेक इन इंडिया पहल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर फील्ड में आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया का महत्वपूर्ण आपको रोल दिखाई देगा। अगर फाइनेंशियल ईयर अर्थात वित्तीय वर्ष 2023 में देखेंगे तो $155 बिलियन तक ये विस्तारित हुआ। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी फील्ड में अगर मोबाइल फोन की बात करें तो 43% योगदान ये देता है मोबाइल फोन, क्योंकि आप अगर भारत को देखेंगे तो इस समय भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर का मोबाइल निर्माता बन चुका है, जो कि मेक इन इंडिया पहल का एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने बनता है। इसी तरह रक्षा जूते हमने बनाए, मेड इन बिहार राज्य में रक्षा एक विशेष प्रकार के जूते बनाए गए और ये रूस ने अपनी सेना के लिए इस जूते को इस्तेमाल करने के लिए वो अपनी सेना में शामिल किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में है जो कि आपके उत्तर में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। कश्मीर का जो विलो बैट है, बल्ला है, वो अंतरराष्ट्रीय पहचान अपनी बना चुका है। वो विशेष रूप से भारत की काष्ठ कला और इसकी उन्नत तकनीकी का लोहा आज विश्व मान रहा है। तो कश्मीर के बल्लों का क्रिकेट जगत में काफी अपना अहम स्थान है। इसको आप देख सकते हैं। अमूल, अगर डेयरी प्रोडक्ट के मामले में देखें तो अमूल ने अपनी अब दस्तक अमेरिका जैसे देशों में भी दे दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण रूप से डेयरी फील्ड में आपको दिखाई दे रहा है जो कि मेक इन इंडिया पहल की उपलब्धि के अंतर्गत आता है। वस्त्र उद्योग में अगर देखें, टेक्सटाइल में देखें तो 14.5 करोड़ नौकरियां सृजित की गई हैं, जो कि इसका एक उदाहरण है। साथ ही खिलौना उत्पादन एक प्रमुख सेक्टर है जिसमें कि प्रतिवर्ष 400 मिलियन खिलौने बनाए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो हर 10 सेकंड पे एक खिलौना बन रहा है, जो कि मेक इन इंडिया पहल की उपलब्धियों के अंतर्गत इसको आप देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये तो बात हमने उपलब्धियों की कर ली, अब कुछ विश्लेषण करते हैं कुछ डाटा के आधार पर। तो देखिए, एक 10 वर्षों के सफर को एक विश्लेषण के रूप में ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहां दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का एक, उसके अनुसार प्रस्तुत किया गया एक आंकड़ा। अब इसमें विनिर्माण क्षेत्र की वास्तविक सकल मूल्यवर्धन जीवीए वृद्धि दर यहां पर दिखाई गई है। जीवीए क्या होता है? तो जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें क्या है? सकल मूल्यवर्धन अर्थात अर्थव्यवस्था की वास्तविक उत्पादन गतिविधियों का यहां पर मापन किया गया है। अब इसमें 2001 से 2012 के दौरान यह बताया जा रहा है कि 8.1% था, अर्थात आप यहां से लेकर यहां तक देख सकते हैं, यह बताया जा रहा है 8.1%। वहीं जब 2012 से 23 के दौरान जब आप देखेंगे, अर्थात यहां से लेकर यहां तक की स्थिति देखेंगे, तो यह रेड कलर से दिखाया जा रहा है क्योंकि इसमें कमी देखी जा रही है, मात्र 5.5% है।
तो यहां पर आपको जो कमी दिखाई दे रही है विनिर्माण क्षेत्र को मापने के लिए जो जीवीए है उसमें कमी यहां पर दिखाई दे रही है इस ग्राफ के आधार पर। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें हम तो पिछले 3 दशकों में विनिर्माण क्षेत्र में जो इसकी जीडीपी में हिस्सेदारी है वो 15 से 17% पर स्थिर रही। वहीं नवीनतम जीडीपी श्रृंखला में थोड़ा अधिक दिखाई देती है। तो देखिए यहां पर जो बढ़ी हुई थोड़ी सी दिखाई दे रही है, इसका एक कारण और है। वास्तव में ये वास्तविक वृद्धि नहीं है, बल्कि यहां पर आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया, इसलिए आपको ये अल्प वृद्धि दिखाई दे रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी जो है 15 से 17% है, जबकि हमारा लक्ष्य ये था कि हम इसको 25% पर ले जाएंगे। तो उस लक्ष्य से हम थोड़ा पीछे रह गए। साथ ही साथ विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की अगर बात करें तो 2011-12 में आपको 12.6% से 2022-23 में आपको दिखाई दे रहा है 11.4%। इसका मतलब कि जो इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का जो फील्ड है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, यहां पर रोजगार की स्थिति में भी हम थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विनिर्माण क्षेत्र के भीतर जो असंगठित क्षेत्र होता है, असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है जैसे रेहड़ी वाले हो गए, छोटे किसान होंगे जिनको कानूनी रूप से सुरक्षा नहीं मिलती है, नियमित सैलरी नहीं मिलती है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, अनौपचारिक रोजगार जिसको कहते हैं, जिनका फिक्स कोई रोजगार नहीं होता है, ऐसे लोगों की संख्या अभी भी काफी ज्यादा है। संख्या जरूर हमको कम होती दिखाई दे रही है। 2015-16 में आपको 38.8 मिलियन लोग थे, जो कि 2022-23 में घटकर 36.6 मिलियन रह गए हैं। लेकिन अभी भी उनकी एक बड़ी तादाद है, जो कि बहुत अच्छा संकेत नहीं है। हम तब ये मानते बहुत बड़ी सफलता जब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की तादाद अप्रत्याशित रूप से कम हो जाती। साथ ही साथ कार्यबल में जो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है, उसको अगर आप देखें 2018-19 में 42.5% थी, वो बढ़ के 2022-23 में 45.8% हो गई। अब कार्यबल में कृषि क्षेत्र की भागीदारी इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं जो कृषि की ओर लोग लौट रहे हैं, तो अन्य क्षेत्रों में रोजगार की कमी की तरफ इशारा करता है। गैर कृषि क्षेत्र से में हम कह सकते हैं जो कृषि क्षेत्र से संबंध नहीं है, वहां पर अवसर की कहीं ना कहीं कमी हुई है, इसलिए कृषि की तरफ लोग लौट रहे हैं। तो एक विकसित देश में कृषि क्षेत्र का बढ़ना उसका लक्षण नहीं माना जाता है। तो कृषि क्षेत्र का बढ़ना एक दूसरी तरफ भी इशारा कर रहा है कि गैर कृषि क्षेत्र में अवसरों की कमी की तरफ ये इशारा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर आप दूसरे पक्ष को भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ इस चार्ट को आप देखें, ये चार्ट दिखाई दे रहा है भारत और चाइना, इंडिया का जो ट्रेड है, हमारा जो व्यापार है चीन के साथ, उसको ये दिखा रहा है। नीली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये चीन को हम जो निर्यात करते हैं, चीन को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और वही जो रेड कलर से आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये वहां से आयात की मात्रा है। अब देखिए, ये इसको अगर आप देखेंगे तो 2020-21 तक आपको दिखाई देगा कि जो हम चीन को निर्यात कर रहे हैं वो लगभग स्थिर है। हालांकि स्थिर क्या, थोड़ा सा उसमें वृद्धि ही आपको दिखाई देगी। वहीं जो आयात है वो भी एक लेवल पे आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि आयात हम थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हुए क्रम में थोड़ा सा कम कर रहे हैं और निर्यात बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत था। लेकिन 2020-21 के बाद अगर आप देखें तो जो हमारा निर्यात चीन को है वो कम हुआ है, वहीं पर जो आयात है वो बढ़ा है। तो हमारा निर्यात अगर कम हो रहा है और आयात बढ़ रहा है, तो ये एक प्रकार के व्यापारिक असंतुलन की स्थिति को दर्शाता है और साथ साथ व्यापारिक घाटे की तरफ इशारा करता है। तो इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है। साथ ही हम कह सकते हैं कि यकीनन जो विदेशी निवेश है, चाहे रक्षा का क्षेत्र है, उसमें मेक इन इंडिया ने अपेक्षित अच्छा परिणाम दिया। लेकिन साथ साथ जो कौशल विकास का क्षेत्र है या जो व्यापार असंतुलन का क्षेत्र है, उस पर अभी विचार करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है ये संदर्भ आपको समझ में आया होगा। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, तो आपकी जिम्मेदारी के लिए छोड़ते हैं ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए और उम्मीद करते हैं सही जवाब की कमेंट बॉक्स में। मेक इन इंडिया पहल के तहत अमूल ने किस देश में अपने डेयरी उत्पादों का विस्तार किया? विकल्प आपके सामने हैं, चीन, यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।